तो गाइस आज के इस सेशन में हम आपको प्राचीन भारत के इतिहास को 10 से 11 क्वेश्चन जो बचे थे उसको हम कवर कराएंगे। इसके पहले हमने आपको तीन तीन सेशन करवा चुकी हूँ, यानी कि 3 क्लास करवा दिए हैं हमने आसानी से एकदम बहुत अच्छे से हमने कवर कराया है। जो बच्चे इसको नहीं देखे हैं इसके पहले वाले सेशन को, तो उनसे मेरा प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि उस सेशन को जाके ज़रूर देख लें। और क्या करें कि जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है उसे नीचे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि कमेंट हमने अपना ऑन किया हुआ है। तो इसके बाद हम जब ये क्वेश्चन हमारा आज कवर हो जाएगा, इसके बाद हम आपको मध्य भारत का इतिहास कवर कराएंगे। उसके बाद आधुनिक भारत, हर एक सब्जेक्ट को हम कवर कराएंगे, यानी जो इसके MCQ क्वेश्चन है उसको कवर कराएंगे। इसमें आपको UPSC के जो सब क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, उनको सब कवर कराएंगे। जो बच्चे अब की बार या 2025 और 2026 या उसके आगे देना चाहते हो, उसे आप बहुत आसानी से हमारे इस सेशन को देखकर दे सकते हो। क्योंकि देखिए यहाँ आपको MCQ कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। लगभग अगर आप जान सकते हो कि 2 से 3 क्वेश्चन उठ जाते हैं, तो क्या मुझे नहीं लगता कि अगर एक बच्चा एक क्वेश्चन से गिर जाता है तो जितना अंदर से दुःख होता है, तो बहुत बहुत गिल्ट फील होता है। तो हमें सब कुछ क्वेश्चन देखने से 2 लाभ होता है। नंबर 1 कि क्वेश्चन आ भी सकते हैं इसी टाइप, इसी वही एकदम जो क्वेश्चन यहाँ है वही क्वेश्चन आ सकते हैं। और दूसरा ये कि इसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, पल्लव वंश, और जो दक्षिण भारत उत्तर भारत के जो ऐसे कि राजा हैं और जो यहाँ के समाज है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे, वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये सब कुछ हम इसमें जान लेते हैं। हमारे PYQ क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन में यही हमें पता लग जाता है। तो आइए जानते हैं हम कि इसमें कैसे क्वेश्चन है। और इसमें देखिए ये बहुत ज़्यादा देर का नहीं है सेशन, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे देख रहे हो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है बहुत ध्यान से देखिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं का पर विचार कीजिए, यानी इस पे विचार करना है जो घटना हो चुकी है। जैसे कि आपका है कि राजा भोग के अधीन प्रतिहारों का उदय, तो प्रतिहारों का उदय कब हुआ, यहाँ लिखा है। दूसरा कि महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। दूसरा है आपका, तीसरा है यहाँ पर कि जो परांतक प्रांतक प्रथम द्वारा काल परांतक प्रथम द्वारा काल काल के जो चोल सत्ता की स्थापना, चोल सत्ता की स्थापना। यहाँ कुछ मिस्टेक है आपके क्वेश्चन में, इसीलिए हमें पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है। यहाँ आपका एकदम सुनिएगा, प्रांतक फर्स्ट द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, प्रांतक प्रथम द्वारा चोल यहाँ होना चाहिए, सत्ता की स्थापना यहाँ जो दोनों लिखा है यहाँ चोल होना चाहिए भाई, चोल की स्थापना एकदम सही यहाँ हो गया। अब यहाँ है कि चौथा है कि गोपाल कृष्ण पाल राजवंश की स्थापना। तो इस आपको लिखना है कि नीचे दिखा है कि निम्नलिखित घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालक्रम लिखिए, यानी सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं हमारा कौन सा सही है। तो हमारा इसमें आपका एकदम तीसरा सही आंसर है। जैसा कि आपका पहले आए थे, पहले कौन आए थे, तो पहले आए थे महेंद्र वर्मन आए थे। जैसे कि आप सीक्वेंस जब याद कर लोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना हुई थी, यानी पहला, यानी जो दूसरा है ये हमारा पहला बन जाएगा, ये हमारा पहला है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यानी कि और उसके बाद चौथा है हमारा कि गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना की गई थी, तो इसे हम दूसरा मान लेते हैं। और इसके बाद हमारा फर्स्ट है, यानी कि इसे हम तीसरा मान लेते हैं और चौथा हमारा ये है, सॉरी यहाँ चौथा हमारा ये है। तो इस तरह से हमारा एकदम सही आंसर यही होगा। तो कालखंड हमें भी देखना होगा। और नीचे बात करते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य
उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में पाया और उल्लेखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। तो ये हुंडी क्या है, इसकी परिभाषा क्या बताता है? तो नीचे दिया है कि राजा द्वारा अपनी अधीनस्थों को दिया गया परामर्श। दूसरा है प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही या फिर विनिमय पत्र या फिर सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। तो इसमें में से क्या था? ये जो हुंडी थी हर्ष के काल में, तो ये क्या थी? तो ये था विनिमय पत्र। विनिमय पत्र सी वाला एकदम सही जवाब हमारा है। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं भाई। अगर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हो, और ये सेशन कैसा लगता है ये भी नीचे कमेंट कर सकते हो। यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में कल्या वाप या द्रोण वाप शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? यानी जो दोनों शब्द हैं ये क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो ये है आपका भूमाप। क्या है? भूमाप आपका एकदम सही जवाब है। अब हम नीचे क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि ये क्या है और कैसे है। तो यहाँ आपका है जो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से, यानी किस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया था? तो वो कौन से शासक थे? देखिए यहाँ नीचे लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ये किस कालखंड में, यानी किस शासक में हुआ था, किस शासक के द्वारा हुआ था? और इसमें आपका कौन से आंसर सही है? पहला है कि अशोक, दूसरा है कि समुद्रगुप्त, तीसरा है हर्षवर्धक और चौथा है कृष्णदेव राय। तो आपका ए वाला एकदम करेक्ट जवाब है। अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो आगे वाला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला का कदरा तथा चोल किस लिए विख्यात थे? यानी जो दो शब्द थे वे किसके लिए विख्यात थे? तो पहले बात है कि हमें हिस्ट्री पढ़ते समय जो उसके शब्द हैं वो क्यों प्रचलित है, इसे हमें बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देना होगा। अब जैसे कि अभी हमने आपको केवल 2 से 4 क्वेश्चन करवाए हैं, और इसी में से 2 ऐसे क्वेश्चन थे जो केवल शब्द पर ही आधारित थे। तो इसमें हमें ये भी देखना होगा। अब देखते हैं हमारा इसमें ये किसके लिए विख्यात है। तो पहला है कि विदेशी व्यापार करने वाला जो बंदरगाह था, या फिर शक्तिशाली राज्यों की राजधानी थी, या फिर उत्कृष्ट प्रस्तर कला या स्थापत्य से संबंधित स्थान, या फिर बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थक स्थल। तो इसमें में से क्या था आपको बताना है। तो क्या था इसमें में से? तो इसे आप कमेंट करके बताओ कि इसमें में से क्या था। तो आपका इसमें में से ए वाला था कि विदेशी, जो हमारा विदेशी व्यापार था ये करने वाले बंदरगाह थे। यानी ए वाला एकदम सही जवाब आपका है। जो बच्चे ए वाला एकदम सही राइट जवाब बताएं उनका जवाब एकदम सही है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ है आपका कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मन पर विचार कीजिए। तो विचार क्या करना है कि यहाँ है आपका एक तरफ दिया हुआ है कि परिभाषक जो है ये क्या इसके लिए सही है, क्या इसका सही मिलान कर रहा है, इसमें आपको ये बताने हैं। तो इसमें आपको देखना है कि जो परिभाषक है ये परित्यागी या व भ्रमणकारी
से संबंधित है या फिर श्रमण श्रमण है उच्च पद प्राप्त पुजारी है। और तीसरा है कि उपासक यानी बौद्ध धर्म का साधारण अनु अनुमानगामी था। तो ये तीनों किस मतलब ये सही मिलान है या फिर नहीं है। तो आपका इसमें कौन सी जवाब सही है। तो इसमें आपका जो श्रामण था ये उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं था। तो ये वाला हमारा एकदम गलत है, एकदम गलत है। दूसरा हमारा गलत है, यानी कि जो पहला पहला और तीसरा हमारा एकदम सही है। यानी कि इसमें देखेंगे तो बी वाला एकदम सही जवाब हमारा है। अब नीचे देखते हैं हमारा जो 7वां क्वेश्चन है। ये 7वां क्वेश्चन हमारा है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति हस्तिमल्य और क्षोमेधर धर्म क्यों प्रसिद्ध था। अब यहाँ ये भी पूछ लिया है कि ये धर्म जो थे, ये जो दोनों जो धर्म थे ये क्यों प्रसिद्ध थे, क्यों विख्यात थे। तो ये किसके लिए थे। तो ये थे, पहला है कि जैन साधुओं के लिए, या फिर नाटककार के लिए, या फिर मंदिर वास्तुकार के लिए, या फिर दार्शनिक के लिए। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो ये थे नाटककार के लिए, यानी वी वाला हमारा एकदम सही जवाब है। अब यहाँ देखिए 3 क्वेश्चन यानी 7 क्वेश्चन हमने पढ़ाया। इसमें में से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो केवल शब्द पर ही आधारित है। क्योंकि बच्चे को क्या होता है, जब हिस्ट्री पढ़ता है तो उसमें जो जैसे कोई राजा है तो उसको एक कहानी के रूप में याद कर लेता है, लेकिन उसके जो शब्द होते हैं वो एक्चुअली नहीं याद करता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, वो ज़्यादा उस पे ध्यान नहीं देता कि क्या पता उसमें पूछता है या नहीं पूछता है। अब यहाँ हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन जो बच्चा हमारे सेशन को देख रहा है वो ज़रूर, अब जो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो जो उसमें वर्ड हैं, जो शब्द हैं, उसे आप ज़रूर पहचानें कि ये क्यों प्रसिद्ध है और किसके लिए हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें आपको सही देखना है, यानी कि इसमें जो 3 है ये गलत है और एक सही होंगे। तो इसमें में से कौन सा सही है ये आपको बताने हैं। अब बात करते हैं कि अजंता गुफा जो थे ये बघोरा जो था, बघोरा नदी की घाटी में स्थित है, या फिर सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। अब सांची नदी कहाँ पर है ये तुम सब लोगों को कमेंट करके बताना है। अब तीसरा है कि जो पांडु है ये लेड़ा गुफा मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है, या फिर अमरावती इस जो तूफान गोदावरी नदी की घाटी पर स्थित है। तो जो ये घाटियां हैं ये पूछ रहा है इस नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें में से चारों में से क्या सही है आपको बताना है। तो इसमें में से आपका पहला एकदम सही है, पहला एकदम सही है आपका कि जो अजंता है, अजंता की गुफाएं है, ये वघेल नदी जो है घाटी यहाँ पर स्थित है, यानी ए वाला हमारा एकदम सही जवाब है। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे ही ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। जैसे कि 9वां है कि मुरैना के समीप स्थित जो मुरैना है यहाँ पर जो स्थित 64 योनि मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जो कथन है यहाँ नीचे दिए हुए हैं कि यह कच्छप पघात राजवंश के शासन काल से निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है, यानी जो ये राजवंश है ये वृत्ताकार मंदिर है। या दूसरा है कि यह भारत में निर्मित एकमात्र जो होना चाहिए था, एकमात्र हमारा क्या है, यहाँ लिखा है कि वृत्ताकार मंदिर है। यानी कि एक बार हम देखते हैं कि इसमें क्या है। तो यहाँ है कि एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, या फिर इसका उद्देश्य जो था इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन दिया गया था, या फिर इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। तो ये जो मुरैना मंदिर है ये 64 योनि मंदिर है। तो इसमें में से किसके लिए प्रसिद्ध है, इसमें ये पूछा
हुए हैं आपसे। तो इसमें में से आपको क्या लगता है कि आज में कौन से जवाब सही हैं? तो आपका चौथा यानी कि जो 4 है और जो हमारा पहला है ये एकदम सही जवाब है। अब यहाँ नीचे देखते हैं तो हमारा सी वाला एकदम सही जवाब है। जो सी वाला है आपका एकदम सही जवाब है। जैसे कि यहाँ जो आपका एक कच्छप पघात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। तो एकदम सही जवाब है ये आपका। और जो चौथा है इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह एक भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। तो ये भी एकदम सही है हमारा। अब अगले क्वेश्चन की यानी कि बात करते हैं कि जो हमारा 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपनी उन्नति जल संचयन और प्रबंधन ना प्राणी प्राणी के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नगर माध्यम से जल को प्रोत्साहित किया गया था। तो इसमें में से आपका कौन सा सही जवाब है? जो ये सब दिए हुए हैं इसके अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ ये दिया हुआ है, कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, इससे आप पहचान कर सकते हो कि हाँ ये कहाँ पर है। तो आपका क्या सही जवाब होना चाहिए? तो आप नीचे कमेंट करो। ये ज़्यादा बच्चे सब लोग पढ़ते हैं कि ये लगभग सभी बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि ये जब शुरू हिस्ट्री करते हो तो इसमें आपको यही मिलेंगे। तो इसमें आपका जो सही जवाब है ये पहला वाला ही है कि धौलावीरा एकदम सही जवाब है। अब लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है कि इसमें आपको देखना होगा कि जो आपके क्वेश्चन है ये कैसी हैं। एक है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही क्या है? तो यहाँ है मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी तथा दाएं भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। और दूसरा यही कह रहा है कि जो मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही जो पुत्र होता था वो अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाएं भाग व्यवस्था में यानी जो हमारा दाहिना हाथ है उसमें पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता था। और तीसरा यहीं पर आपका है कि मिताक्षरा यानी यहाँ होना चाहिए वही जो ऊपर दिया हुआ है, यही चीज़ यही होना चाहिए, यहीं पर होना चाहिए। मिताक्षरा जो है ये मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों की संपत्ति संबंधित मसालों पर विचार करती है, जबकि दाएं भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधित मसालों पर विचार करती हैं। तो इसी में से क्या मिताक्षरा से संबंधित है? क्या अगर आपने पढ़ा है तो इससे क्या रिलेटेड क्या अप्रोच मिलते हैं आपको? इसमें से क्या लगता है आपको कि दोनों सही हैं या तीनों सही है या एक सही है या दो सही है केवल या तीनों सही है? क्या इसमें सही हो सकता है? तो इसमें आपका केवल केवल भाई इसमें आपका कौन सा सही हो सकता है ये आपको बताना है। यहाँ पर बात करते हैं बी वाला एकदम सही जवाब है। कैसे? कैसे कि याद कर सकते हो जो मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र होता था वो अपने पिता जो होता था उसके जीवन काल में ही संपत्ति का अधिकार का दावा करता था। जब मिताक्षरा व्यवस्था थी तो जब पिता जिंदा रहता था तभी पुत्र अधिकार कर लेता था, लेकिन जबकि दाएं भाग व्यवस्था में जो दायां भाग होता था उस समय की व्यवस्था उसमें पिता जो होता था उसकी मृत्यु हो जाती तो उसके बाद उसके पुत्र का अधिकार होता था। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन एकदम ख़त्म हो चुका है और यहाँ हम आपसे यही कहेंगे कि इसके आगे हम आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास के एमसीक्यू क्वेश्चन को कराएंगे। और जो बच्चे हमारे इस सेशन को देख रहे हैं तो हम
उनसे कहेंगे कि ज़रूर ये पूरे सेशन को देखें, क्योंकि इसमें हम आपको केवल प्राचीन भारत के इतिहास, मध्य भारत के इतिहास और आधुनिक और विश्व भारत के इतिहास को ही नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। अगर आप कहते हो कि आसानी से आपको जो अभी देखो 25 मई को पेपर होने वाले हैं यूपीएससी के, और अब तो आप बताओ तो नीचे हम आपको सी सेट के क्वेश्चन को भी कवर करा देंगे। जो कुछ नहीं समझ में आता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ, ये मुझे नहीं आता है, तो बहुत अच्छे से हम आपको एक कॉपी के माध्यम से समझा देंगे, जिससे बहुत आसानी से आपको आ जाएगी। और ये सेशन कैसा लगता है लास्ट में ज़रूर कमेंट करिएगा। और इसी सेशन के साथ आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।